Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. I hope you all are good. Now आपको पता है एज यू नो दैट कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और उसमें हम पढ़ रहे थे अपनी लैंग्वेज स्किल्स, जितनी भी हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि ये जो कोर्स 4 है केवल बीएड फर्स्ट ईयर के पर्पज से नहीं है, आपको ये हर तरह के कंपटीशन वाले एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो टीचिंग के हो चाहे वो नॉन टीचिंग के हो, लैंग्वेज से रिलेटेड वाले पोर्शन में आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। और जिनकी भी पेडागोजी इंग्लिश है उनको भी ये हेल्प करेगा कि क्या क्या होती हैं लैंग्वेज स्किल, तो देख सकते हैं वो लोग की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल गो हेल्पफुल। ठीक है, चलिए, तो हमने जो इससे पहले वाली स्किल डिस्कस की थी, मैंने आपको बता दिया है कि मेरी लिसनिंग स्किल कंप्लीट हो गई है, स्पीकिंग स्किल भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारी जो हमारे वीडियो से कंटिन्यूएशन है रीडिंग स्किल, यानी कि हम थर्ड स्किल पे काम कर रहे हैं, और इसके बाद एक और राइटिंग स्किल पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा स्किल वाला वीडियो, स्किल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो रीडिंग में ही कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक ना। इससे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग पढ़ा है, इससे पहले हमने कंपोनेंट ऑफ रीडिंग पढ़ा है, इंपॉर्टेंस क्या है रीडिंग की, एम्स क्या है, सारी चीजें पढ़ी हैं। फाइनली आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लिखने के पर्पज से भी, और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग है, यानी कि पढ़ने की क्या रणनीति है। रणनीति का मतलब यहाँ पे एक तरीके का प्लान भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप पढ़ने के लिए किन किन तरीकों को बेसिकली यूज करना चाहते हैं, कि उनको यूज करने से आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या बहुत अच्छा हो जाए। तो रणनीति का यही मतलब होता है किसी भी तरह की स्ट्रेटजी, प्लान, तरीका, प्लान ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, कि हम कुछ भी सीखने से पहले एक प्लान ऑफ एक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें है अकॉर्डिंग टू द एंथोनी ट्रोल्पे, ठीक है ना, ट्रोल्पे 1815 to 1882 इनके द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया है अकॉर्डिंग टू द एंथोनी ट्रोल्पे। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला है, द हैबिट ऑफ रीडिंग इज द ओनली एंजॉयमेंट इन विच देयर इज नो एलॉय, कॉमा इट्स लास्ट व्हेन ऑल अदर प्लेजर फेड्स। मतलब एक कहने का इनका तरीका मतलब क्या है कि जो पढ़ने की हैबिट है, पढ़ने की जो आदत है वो क्या है, एक तरीके का जॉय है, एकमात्र आनंद है, जिसमें किसी भी चीज का, किसी भी मेटल का क्या है, मिक्सचर नहीं है ना। इज द ओनली एंजॉयमेंट इन विच देयर इज अ नो अलॉय, किसी भी धातु का कोई भी मिश्र धातु नहीं है, केवल क्या है, पढ़ने की हैबिट एक प्लेजर है। और ये तभी होता है जब क्या, हमारे सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं, हमारे सारे प्लेजर खत्म हो जाते हैं। एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि देखिए हम किसी से दोस्ती करें ना करें बट अपनी किताबों से दोस्ती कर लेते हैं, और अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए अपनी अलग ही दुनिया होती है, हमारा पढ़ने का अलग ही एंजॉयमेंट होता है। तो कुछ लोग खुशी के पर्पज से पढ़ते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट के पर्पज से पढ़ते हैं, कुछ लोग नॉलेज के पर्पज से पढ़ते हैं। तो सबका अलग अलग पर्पज होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। और देखिए बुक की दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती है, या आपका लाइफ टाइम चलेगा, है ना। तो एक तरीके का हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे दुख हैं जिनसे आपको उभरना है, तो आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, केवल आप चीजों को पढ़िए। पढ़ने इन द सेंस कि जो भी आपका इंटरेस्टिंग एरिया हो, जिस भी फील्ड में आप पढ़ना चाहते हो, चाहे साइंस हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, इसके अलावा हमारे आर्ट्स भी हो सकते हैं, हमारा जो भी नॉवेल हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, पोएट्री हो सकता है, प्रोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आप अपने एरिया को देखिए और उसी के हिसाब से पढ़िए। देखिए पढ़ाई आपको इतनी अच्छी लगेगी कि उसके अलावा आपको कोई भी दुनिया नजर नहीं आएगी, यानी कि पढ़ाई के आगे हमारी सारी पढ़ाई हमारी एक तरफ है और सारे दुनिया की दुख एक तरफ है। तो ये मैटर है सारा, मतलब कि सब कुछ फेड हो जाएगा, सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, ये तब भी रहेगा क्या, स्टडी आपकी, रीडिंग आपकी, पढ़ाई आपकी। ये कहना था एंथोनी ट्रोल्पे का। चलिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस थ्रू विच प्रिंटेड लेटर्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू आइडियाज थ्रू कॉम्प्लेक्स सबकॉन्शियस ऑपरेशन। देखिए इनके कहने का मतलब है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग एक तरीके का वो प्रोसेस है जहां पे हम स्टडी करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है वो क्या, उसको मान लीजिए हमने अपनी आंखों से रीड किया, लेकिन उसके माध्यम से जो हमारे मन में विचार आए वो किस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब है जो लिखा हुआ टेक्स्ट मटेरियल है, अगर इसको रीड करके आपने इसके भावों को जान लिया, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, या इसके विचारों को जान लिया कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, उसी सब चीजों को करके क्या कर सकते हैं, हम अपने विचारों में चेंजेस ला सकते हैं। एक तरीके का ये क्या है, मीडियम है ना, मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, कि हम टेक्स्ट बुक को पढ़कर, टेक्स्ट को पढ़कर, रिटन मटेरियल को पढ़कर, प्रिंटेड लेटर्स को पढ़कर उनको क्या करें, अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसका एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म समझने की कोशिश कर सके जो वहां पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
The eye acting as a signal instrument, mechanics of reading is an investigation of dominant letters, word holes, ideographs एंड रिकॉग्नाइजेशन यूनिट। यानी कि एक तरीके का जो हमारा जो आई है वो क्या है, सिग्नल इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है ना। अपनी आंखों से देख के ही तो रीडिंग करते हैं, है ना। जैसे वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, शब्द क्या लिखे हुए हैं, अक्षर क्या लिखे हुए हैं, उन सब चीजों को पढ़कर क्या करते हैं, अपना जो हमारा थॉट है, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो कंसेप्शन है, यूनिट्स हैं, उन सब की एक क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं या उन सबको पहचान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है ना। आपको पता है कि रीडिंग एक तरीके का लैंग्वेज टीचिंग स्किल है जो एक्सपेरिमेंटल है, जो बिहेवियरल है। यानी कि चीजों को देखकर क्या करना है, आपको चीजों को पढ़कर उनके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग द सिंबल्स ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एंड द फ्रेजेस produces their intellectual reaction in the individual brain, giving rise to a concept। अगर हम बात करेंगे जो व्यक्ति होते हैं, ठीक ना, तो जो पढ़ने की मैकेनिक्स है, सबका अलग अलग वर्ड्स होता है पढ़ने का, सबका अलग अलग तरीका होता है। जो सिंबल्स वहां पे होते हैं तो वो जब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो उन सिंबल्स का उनको प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, ठीक। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे। जैसे जैसे हमें सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके की क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, माइंड एक्टिविटी है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑल्सो, कि हम चीजों को पढ़कर, पहचान कर, देख कर, फ्रेजेस को जानकर, वर्ड्स को जानकर क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उसकी बौद्धिक प्रक्रिया बोल सकते हैं या मेंटलेक्चुअल एक्टिविटी बोल सकते हैं, उसके थ्रू वो इन्वॉल्व करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्किलफुल मैकेनिकल रीडिंग रिक्वायर्स। अगर हम कौशलपूर्ण बात करना चाहते हैं, कौशलपूर्ण मैकेनिक्स पढ़ने का देखना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। देखिए, सबसे पहले रिक्वायर्ड है अ मिनिमम नंबर ऑफ फिक्सेशन विद इन अ लाइन। मिनिमम नंबर ऑफ फिक्सेशन का मतलब है कि एक लाइन में या एक पंक्ति में जो भी चीजें पहले से डिटरमाइंड है, मिनिममली क्या है, हम कितनी चीजों को पढ़ रहे हैं। अगर हम एक स्टैंजा पढ़ रहे हैं तो एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं, और उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, पढ़ना क्या है, एक तरीके का जटिल प्रोसेस है। और हम जो ये सारी स्किल्स पढ़ते हैं, चाहे वो हमारी रीडिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे राइटिंग हो, उन सब में से पढ़ना सीखना ही अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा टास्क है। और पढ़ना सीखना मतलब क्या है, बच्चों की ऐसी एबिलिटी को जागृत करना। टीचर का काम ये है कि बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल डेवलप हो, रीडिंग स्किल डेवलप हो, ये सारी स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो। लेकिन हर बच्चा सही तरीके से रीड नहीं करता। अगर वो रीडिंग करना जानता भी है तो जो शब्द लिखे हुए हैं उसके अर्थ को वो ग्रहण नहीं कर पाता। तो फिर मतलब क्या बनता है रीडिंग का, कोई मतलब नहीं बनता है ना। कि कहीं पे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई भी नॉलेज लिखी हुई है, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो वो उसको पढ़ तो रहा है, रीड तो कर रहा है, स्पीकिंग कर ले रहा है, रीडिंग कर ले रहा है, लेकिन उसकी मीनिंग को समझ नहीं पा रहा है कि वो एक्चुअल में लिखा क्या है और ये स्टेटमेंट या ये दो लाइन कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये भी टीचर के लिए बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है कि बच्चों को हम कैसे रीडिंग सिखाएं। और ये ऑटोमेटिक क्या है, बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्गफुल स्किल है। और अगर हमारी तीन स्किल स्ट्रांग भी हैं, लिसनिंग स्किल स्ट्रांग है, स्पीकिंग स्किल स्ट्रांग है, राइटिंग भी स्ट्रांग है, बट हमें रीडिंग नहीं करनी आती है, तो इसके लिए हमें बहुत शेम फील हो सकता है और हम अपने आप को बहुत ही मतलब डिप्रेशन में फील करा सकते हैं। मतलब अपने आप को बेटर नहीं समझेंगे, सोचेंगे हमें कुछ आता ही नहीं। तो रीडिंग आनी चाहिए आपको, इतनी रीडिंग तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए कि जो आप पढ़कर चीजों को डेली लाइफ में यूज कर सके, है ना। बहुत ज्यादा अगर नहीं आती है तो जो सामान्य बातचीत की भाषा होती है उनको आप बोल सकें, उनको आप पढ़ सकें, देख कर अगर कहीं कुछ लिखा है और उनको आप समझ सकें और उनके अर्थ को ग्रहण कर सकें। बेसिकली तो यही होता है ना। नॉलेज तो अलग की बात होगी, लेकिन स्पीकिंग अलग। और रीडिंग में देखिए, हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि जो प्रोनाउंसिएशन बच्चा कर रहा है वो प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से करे, ठीक ना। अगर वो प्रॉपर वे में अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या, चीजों को समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है वाइड आई स्पैन and comprising phrases and through sequence rather than the isolated words। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी आई है और जो रीडिंग मटेरियल लिखा हुआ है उसके बीच की जो दूरी है एक प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए। पुस्तक और आंखों के बीच की दूरी कम से कम प्रॉपर वे में होनी चाहिए। उसने प्रॉपर वे से बुक पकड़ी हो, लेफ्ट साइड से बुक पकड़ी हो, लाइट वगैरह प्रॉपर आती हो, वो प्रॉपर देख सके चीजों को,
और आंखों से देख कर, मतलब एक बार में वो जितनी चीजों को स्कैन कर पा रहा है या देख पा रहा है, तो उसके अलग अलग शब्दों के बजाय वो क्या करेगा, जैसे एक वर्ड उसने देख लिया तो उसके दिमाग में उस वर्ड से रिलेटेड क्या हो गया, बहुत सारे वर्ड बन गए ना, बहुत सारे शब्द बन गए, बहुत सारे वाक्य बन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का नाम आते ही क्या है, गांधी जी ने बहुत सारे मोमेंट्स में क्या किया है, इंडिया को फ्रीडम दिलाई है, ठीक है, इंडिया को आजादी दिलाई है, तो ये क्या है, गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर है। तो इस तरीके की चीजें हैं, कुछ हमें ट्रिकी वर्ड मिल जाता है या कुछ स्पेसिफिक वर्ड मिल जाता है, तो हम चीजों को क्या करते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करने लगते हैं। नाउ नेक्स्ट है अ कॉम्प्लेक्स एब्सेंस ऑफ लिप मूवमेंट्स एंड द वोकलाइजेशन, है ना। तो वोकलाइजेशन मतलब जो हमारा लिप मूवमेंट होता है ना, जिस कंडीशन में हमारे लिप हिलते और डुलते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स है ना, तो हम प्रॉपर वे में किसी चीज को अगर मैं प्रोनाउंसिएशन करना है तो हमें अपना लिप तो ओपन करना ही पड़ेगा, मुंह तो ओपन करना पड़ेगा। तो लिप्स के मूवमेंट से भी चीजें क्या होती हैं, बहुत हद तक मायने रखती हैं, यानी कि बच्चे को सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना टीचर का काम है। कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ होते हैं, तो आपने देखा होगा हमारा लिप मूवमेंट क्या होता है, प्रॉपर वे में ओपन नहीं होता है, प्रॉपर खुलता नहीं है और हम बोल नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम प्रॉपर वे में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी हो जाता है कहीं ना कहीं, और इंग्लिश हमारी सेकेंड स्पीकिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो सिर्फ हम उसको एज अ काम चलाओ भाषा यूज करते हैं कि हमें ये आनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। उस पर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिस दिन उस पर हमारा प्रैक्टिस होगा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट वैसा होगा, तो हम स्पीकिंग इंग्लिश भी सीख जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंट रिग्रेशन। इनफ्रीक्वेंट रिग्रेशन का मतलब है कि अनिमेश एक तरीके का जो हमारा आइडियल होता है, जो प्रतिगमन होता है, यानी कि हम चीजों को जो रिसीव करते हैं उसी जैसे जैसे हमारा एक्शन होगा वैसे ही तो हमारा रिएक्शन होगा ना, कि हमें अगर पॉजिटिव मिलेगा रीडिंग में तो हम क्या अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे, और जब अच्छा सीखेंगे तो अच्छा बोल भी सकेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छा रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का रिग्रेशन का मतलब यहाँ पे कि जो चीजें हमें मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग अपना फीडबैक दे रहे हो। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत जरूरी थे। अब मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग में यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं मेरे पास, ये बेसिक स्टेप्स होने चाहिए मैकेनिक्स ऑफ स्टेप में रीडिंग में। तो आप ये इन स्टेप्स को एक बार देख लीजिए, मैं इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर दे रही हूँ। स्टेप 1, ओके, नाउ स्टेप 2 एंड नाउ स्टेप 3। तो इन स्टेप्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मतलब इन 3 स्टेप्स के माध्यम से चीजों को क्या क्या करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग में आपको हेल्प करेगी। नाउ देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग द लेटर्स अल्फा न्यूमेरिक साइंस एंड द सिंबल्स, यानी कि अक्षर को अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स एंड प्रतीकों को पहचानना। यानी कि जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो हमारी स्क्रिप्ट है, तो उसके सिंबल्स को हम पहचान कर क्या करें, उनका अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन कर पाए प्रॉपर वे में। जो मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रही है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे एक्चुअल ऑर्डर क्या है रीडिंग का, है ना, टॉप ऑफ द बॉटम, लेफ्ट टू द राइट एंड 1 पेज एट द टाइम। यानी कि हम कहाँ से शुरू करें, नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें, बीच से शुरू करें, लेफ्ट से शुरू करें, राइट से शुरू करें, कहाँ शुरू करें। तो ये प्रॉपर वे आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए लेटर्स का बच्चों को, कि बच्चा जैसे लेटर देख रहा है तो बोल रहा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो ये बच्चा जैसे लेटर देखे तो उस वर्ड से केवल ए ही ना बना पाए, वो और उस लेटर्स को पहचान कर वो और भी वर्ड्स को करे बना पाए। जैसे ए फॉर एप्पल ही नहीं हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है ना, ए फॉर ऑन्ट भी हो सकती है। तो बच्चों को लेटर देखकर चीजों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। तो ये भी बात हम बोल सकते हैं। दूसरे की चीज की जब भी हम चीजों को बोलेंगे तो उसका इंटोनेशन ध्यान रखेंगे, चीजों को सिंबल्स को देखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पढ़ने की कोशिश करने के साथ साथ उसके जो क्या मीनिंग है, जो उसका पर्पस है, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी किसमें रीडिंग में, ताकि चीजों को हम क्या करें, पहचान पाए, उसके सिंबल्स को, उसके संकेत को। जैसे हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हैं, ठीक ना, इस तरीके की चीजों को हम कर सकते हैं रीडिंग के लिए बेटर से। अगर बच्चा प्रॉपर वे में सारी चीजें अच्छे से कर लेगा तो उसको रीडिंग भी आ जाएगा ना। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारा शुरू का कॉन्सेप्ट क्या है ना, हमें सबसे पहले स्टार्टिंग का लेना है, फिर बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग का लेना है, फिर मिडिल पोर्शन लेना है, फिर एंड पोर्शन लेना है। जैसे हम कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है ना कि स्टोरी कैसे, बीच से तो शुरू नहीं कर देंगे या लास्ट से तो शुरू नहीं कर देंगे। स्टोरी रीड करने के लिए हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना है, फिर मिडिल पे आना है, फिर हमारा एंड ऑफ स्टोरी हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजों के द्वारा टीचर क्या कर सकता है, बच्चे की एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर सकता है, और उसके अंदर बच्चे के अंदर इंकरेजमेंट कर सकता है कि तुम कैसे कर सकते हो। बच्चों को आप स्टोरी लिखने के लिए बोल सकते हो, है ना, क्रिएट ए स्टोरी। फिर एनकरेज योर चाइल्ड टू राइट योर स्टोरी, मतलब बच्चे को अपनी आत्मकथा लिखने के लिए बोल दीजिए, या बच्चा कहीं से घूम कर आया है तो उसको लिखने के लिए बोल दीजिए। जब वो लिखने लगेगा तो क्या उसके पास लिखने की तो बाउंडेशन नहीं रहेगी, वो कुछ भी लिख सकता है जो भी वो देख कर आया है। फिर वो क्या करेगा, उसको उसके साथ उसकी रीडिंग भी कराए। जैसे उसने स्टोरी लिख दी है या कोई पोएट्री लिख दी है, किसी को कविता पसंद है, किसी को
किसी की ऑटोबायोग्राफी पसंद है, किसी को पोयम पसंद है, तो उनको बच्चों को बोलिए लिख कर लाने के लिए, फिर अगले दिन उसी पोयम को बच्चों से क्लास में रीडिंग करवा दीजिए। तो इससे भी क्या होगी, उसकी स्पीकिंग रीडिंग स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होगी। चीजों को रिपीट करना बता दीजिए बच्चों को, हर दिन बच्चों से रीडिंग करवाइए, है ना, बच्चों से स्टोरी दोबारा से बोलने के लिए कीजिए। तो इससे क्या होगी, बच्चे के अंदर जो स्किलफुल एक्टिविटी है रीडिंग की रिक्वायरमेंट की, वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है डिकोडिंग द अल्फा न्यूमेरिक साइन एंड सिंबल्स। इसका मतलब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक संकेत और प्रतीकों को डिकोड करना। यानी कि जो सिंबल्स होते हैं ना, किसी किसी चीज के सिंबल्स होते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, ग्राफ हो गया या साउंड हो गया, जैसे हमारे बहुत सारे साउंड्स हैं अ आ ई, तो मतलब बच्चों को ये साउंड्स आने भी चाहिए, ठीक। और पर्टिकुलर उस साउंड्स के थ्रू क्या मैसेज जा रहा है, उस साउंड से क्या क्या शब्द बन सकता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को छोटे छोटे शब्द दे दिए जाते हैं, सिंगल सिंगल वर्ड माला दे दी जाती है, और बच्चों को बोला जाता है कि इससे रिलेटेड क्या आप शब्द बनाइए, वाक्य बने। जैसे क दे दिया तो बच्चों से बोल दिया क में आ, तो जो का है तो का वर्ड से आप कोई शब्द बनाइए, तो का बच्चे तो बहुत सारा बना लेंगे, कार, कागज, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और कोई शब्द दे दिया, जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम बात करते हैं बेसिकली, ख दे दिया तो बच्चे ने खरगोश बना दिया, औ दे दिया तो बच्चे ने कौवा बना दिया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम बच्चों को ले सकते हैं, ताकि वो क्या करे, शब्दों को देखकर उनको वो डिकोड कर सके। यानी कि जो चीजें वहां पे लिखी हुई है बच्चे ने एक बार पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद क्या किया, उसको समझ लिया। जैसे हम किसी को मैसेज कन्वे करते हैं, तो जब तक वो मैसेज कन्वे हुआ है, ठीक है, और जब सामने वाले तक डिलीवर नहीं हुआ है, और डिलीवर होकर उसके पास डिकोड नहीं हुआ, डिकोड इन द सेंस की जो मैसेज में टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसकी बात को हम समझ सके, उसी को डिकोडिंग बोलते हैं, है ना। ये होता है डिकोड करना, कि सिंबल्स को देखकर डिकोड कर सके, कोई ग्राफ बना हुआ तो उसको देखकर वो बता सके, एक्सप्लेनेशन कर सके। ये भी चीजें रीडिंग में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेस्पिंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ग्रेस्पिंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, लिखे हुए टेक्स्ट का अर्थ समझना। मैंने वही बात बोली कि बच्चा लिखे हुए शब्दों के अर्थ को समझ सके, जैसा उसको नीड फील है, और उसके लिए उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो। मतलब वोकैबुलरी अच्छी होगी तो क्या करेगा, वो सेंटेंस को देखकर या टेक्स्ट को देखकर क्या करेगा, उसका अर्थ निकालने लगेगा, है ना। और मान लीजिए उसको नहीं भी कोई वक्त मतलब वर्ड समझ में आ रहा, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके आगे पीछे के वर्ड्स को देखकर वो क्या जजमेंट ले सकता है ना। जरूरी नहीं है कि हम हर वर्ड्स को खोजने के लिए डिक्शनरी रखें अपने पास। कुछ चीजों को, कुछ वर्ड्स को आप स्पेसिफाई करके क्या कर सकते हो, उसके आगे पीछे के वर्ड्स को देखकर स्टोरी बना सकते हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें स्पेशली कहा गया क्या गया है, और उसका अगर कोई मतलब है तो अर्थ भी निकाल सकते हैं ना। अगर शब्दों की बात की जाए तो उसके अर्थ कैसे हैं, पर्पसफुल हैं, तो वो चीजें भी बच्चे करने लगेंगे जब उनको बच्चों को बताएंगे आप। तो इसके लिए देखिए बच्चा आई मूवमेंट अच्छे से कर सकता है, चीजों को रिग्रेशन कर सकता है, चीजों को पहचान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, जो भी है ना प्रैक्टिस में चीजें। तो पोएट्री लिखवाना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे बच्चे का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। और बच्चों से बोलिए कि अगर आप कहीं घूम कर आए हैं या अपने घर से स्कूल तक आने में जो भी चीजें आपने देखी हैं, उसको क्या करिए, उसको एक पेज पे लिख दीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, सारी चीजों को लिखेगा। फिर बच्चों से आप बोलिए कि उसको रीड कर दीजिए क्लास में। तो इससे भी क्या होगा, बच्चे के अंदर स्पीकिंग और रीडिंग स्किल अच्छे से डेवलप होगी, राइटिंग स्किल तो डेवलप होगी लिखने के साथ साथ। तो ये बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स हैं जिनको हम करते हैं। मेन तो देखिए क्या है, जो टेक्स्ट मटेरियल लिखा हुआ है ना, तो उस टेक्स्ट मटेरियल के थ्रू या जो रिटन कंटेंट है उसके थ्रू उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसके फीलिंग्स को समझना, उसके भावों को समझना, विचारों को समझना, और समझकर क्या करना, कहीं ना कहीं चीजों को समराइज करना। हम समझ गए इस चीज को, है ना। बाकी चीजें छोड़ दीजिए आप, एक्चुअल में एक लाइन में हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो शब्द लिखा हुआ है उसके वाक्यों को रीडिंग करके हम उसका कुछ अर्थपूर्ण मीनिंग निकाल सके, वही हमारे लिए क्या है, एक तरीके का बेस्ट रीडिंग बेस्ट स्पीकिंग स्किल है, कि हम जब भी पढ़े तो चीजों को ध्यान में रखकर पढ़े। और देखिए पढ़ते वक्त आपको अच्छे से पता है कि चीजों को हमें बुक और आई के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करना है। बुक को लेफ्ट हैंड से पढ़ना है, हमारी स्पीड बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए, ताकि हमारी बात सामने वाले को समझ में आए, है ना। क्योंकि बहुत स्लो होगी तो सामने वाला बोर फील करेगा, तेज होगी तो सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोलकर चले जाओगे। तो पढ़ते समय जो हमारा गेस्चर है, हमारा पोस्चर है, ये सारी चीजें भी बेटर होनी चाहिए। हाँ, जैसे हमारी आईलेट झुक जाती हैं, हमारी पलकें झुक जाती हैं पढ़ते समय, तो ये भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो इसका इंप्रेशन हमारे फेस पे नहीं आना चाहिए, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। और अब जहां भी रीडिंग कर रहे हैं प्रॉपर वे से सीख जाएंगे। तो ये कुछ मैकेनिक्स थे, और बेसिकली अगर आप इनको स्टेप्स नाम देना चाहें तो स्टेप्स दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा आप मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग बताएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद आप इन तीनों स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग का मतलब भी बता दिया है। तो आई थिंक इसमें वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।